नमस्कार, मेरा नाम सलोनी वर्मा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई है और डीकेटी के इस वीडियो के द्वारा मैं अपनी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कि कोचिंग के बिना आप ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। अपने बारे में बताऊँ तो मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ था, पर मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में पूरी की है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से विद अ बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। तो अंग्रेज़ी साहित्य से मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2019 में, परंतु मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। ये मेरा दूसरा प्रयास था। 2019 में मैंने प्रीलिम्स दिया था, पर अराउंड 40 से 50 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था और इस अटेम्प्ट में तीनों स्टेजेस हो पाए हैं। मैंने किसी भी स्टेज में कोचिंग नहीं ली, ना ही जीएस ना ऑप्शनल, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि क्या मेरा रणनीति था इसके लिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया, मेरा जो तीसरा साल था कॉलेज का, जुलाई 2018 में शुरू हुआ था, तब मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। मैंने पूरा जुलाई उस साल का सिर्फ एग्ज़ाम को समझने में निकाला है। शायद आपको इतना वक्त ना लगे, पर मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रही थी। तो इसमें मैंने जितने भी टॉपर्स टॉक में देख पाई, मैंने सब देखे। मैंने लोगों से बात की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, जिन्होंने क्लियर किया हो और शायद जिन्होंने ना भी क्लियर किया हो, ताकि उनके एक्सपीरियंस से भी मुझे सीखने को मिले। वेलकम टू लुकमान IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Lukman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmikant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustafa Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History, and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program, which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के, तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव एग्जाम का बन गया था। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जब मैं टॉपर स्टॉक्स देखती थी तो मेरे पास साथ में मैं गूगल एक्सेल की शीट खोले रखती थी, ताकि जो भी वो टिप्स दे रहे मैं लिखते जाती थी। तो GS1 के जो भी जितने भी टिप्स थे सब लिखते गई, सिमिलरली GS2, GS3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बाय द एंड फिट जब 20-25 टॉपर स्टॉक्स देख लिए थे तो एक बहुत मेरे पास डेटाबेस बन गया था कि ये सारे सोर्सेज, मटेरियल्स, जो भी और तरह की नीतियाँ हैं सबकी। तो फिर जब मैं एग्ज़ाम को समझ गई थी और मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं, तो फिर एक क्रूशियल जो सवाल होता है कि कोचिंग लेनी है या नहीं, या फिर फुल टाइम तैयारी करनी है या नहीं, बैकअप क्या होना चाहिए, ये सब। इसके लिए मैंने अपने आप को समझने में काफ़ी ध्यान दिया। और ये बहुत कहते हैं ना, घिसी पिटी बात होती है कि खुद को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जैसे अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मुझे समझ आ गया इस एग्ज़ाम में ये सारी आपको स्किल्स चाहिए या क्वालिटीज़ चाहिए, तो जैसे मुझे लगता है सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन। अब मैंने अपने बारे में ये समझा कि डिसिप्लिन मतलब मेरा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है ना, वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है और आप घूम रहे हैं, आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे काम निकल जा रहा है। बट मैंने समझा कि इस एग्ज़ाम में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, तो मुझे लगा वो मेरा एक वीकनेस है कि अभी तक डिसिप्लिन नहीं है। फिर दूसरी बात, मैंने कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है अपनी पूरी लाइफ में, मैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट हूँ, तो वो भी एक लगा कि इतने लोग हैं जो इंजीनियर्स होंगे, जो लॉयर्स होंगे, जिनको एक एक्सपीरियंस है, तो ये जैसे मुझे लगा शायद मेरी वीकनेस है। लेकिन मैं अपने स्ट्रेंथ पे आई। मुझे लगा स्ट्रेंथ एक तो ये है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट हूँ, तो काफ़ी कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मेरे को समझना शायद थोड़ा सा आसान हो जाए परहैप्स कंपेयर टू साइंस स्टूडेंट कैंडिडेट। दूसरा मुझे लगा स्ट्रेंथ ये है कि मेरी जो राइटिंग है, जैसे स्पेशली फॉर एसए पेपर या फिर इवन जीएस, जो सेंटेंसेस वगैरह हो गए या फिर एक जो स्ट्रक्चर है, वो सब मुझे लगा मैं कर लूँगी।
और तीसरी जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से मैंने कोचिंग ना लेने का फाइनली डिसीजन लिया, वो थे मेरे कुछ दोस्त। मेरे जो सब्जेक्ट्स वीक थे जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गई, मेरे एक दोस्त थे जो मेरे कॉलेज के टॉपर थे और उन्होंने मुझे मतलब वो आश्वासन दिया था कि मुझे कोई भी डाउट हो वो ज़रूर मदद करेंगे। इवन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मेरे 2-3 दोस्त थे जो BA कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, तो उन्होंने भी कहा था कि कुछ भी मुझे शंका हो वो कभी भी मदद करेंगे। तो ये मेरे को लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि मेरे पास दोस्त थे जो अपने सब्जेक्ट में अच्छे थे, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनसे पूछ लेती थी। एंड मोर देन दैट, अब तो खैर यूट्यूब पे भी इतने ऑनलाइन वीडियोज़ है, कोई भी डाउट हो, जैसे ज्योग्राफी में मैंने मोस्टली यूट्यूब पे रिलाई किया है। तो ये जब अपने मैंने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस समझे तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी खैर कोचिंग नहीं लेना, मैं एक अटेम्प्ट कम से कम दूंगी अच्छे से, तो अगर हो गया तो अच्छी बात है और नहीं हुआ तो फिर शायद मैं सोचती। और एक जो दूसरा डिसीजन था कि फुल टाइम करना है, कॉलेज तो 2019 में हो गया, बट उसके बाद होता है ना कुछ लोग मास्टर्स करने लगते हैं, कुछ लोग जॉब करने लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं 1 साल देना चाहती हूँ फुल टाइम। और ये भी इसलिए था, मैं जानती थी अपने आप को कि मैं अगर एक ऑफिस जाऊँगी तो शायद मेरे में डिसिप्लिन ना पाए, मैं जानती थी ये मेरा वीकनेस है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जॉब करें ना करें, कोचिंग करें ना करें, ये बहुत पर्सनल डिसीजंस होते हैं और ये आपको डिसाइड करने हैं, आप एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले। आफ्टर दैट आपको मैं बताऊंगी कि मैंने क्रोनोलॉजिकली कैसे किया, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए, और इसी में मैं अपने बुक्स वगैरह आपको रफली एक आइडिया दे दूंगी। तो जैसे मैं बता रही थी, 3rd ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था, तो जुलाई 2018 में मैंने एग्ज़ाम के बारे में रिसर्च किया और अगस्त सितंबर 2018 में मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। मैंने स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत फॉर हिस्ट्री एंड फॉर पॉलिटी आई हैड स्टार्टेड, और वो दोनों किताबें मैं कॉलेज ले जाती थी, लाइब्रेरी में बैठ के कभी कभी पढ़ रहे हैं, तो फुल जोश था। तो वो 2 महीनों में मैंने ये 2 टॉपिक्स तो कर लिए थे। प्रॉब्लम यही हुई कि उसके बाद वो मोमेंटम काफ़ी ख़त्म हो गया, और जब 2019 तक प्रीलिम्स आया मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड थी, तो उसके बाद से फिर मैंने प्रॉपर्ली शुरू किया। अब सबसे पहले मैंने एक मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई जून 2019 में, जो ईयर लॉन्ग एक टेस्ट सीरीज होती है। ये फोरम IAS की टेस्ट सीरीज थी जिसमें एसे भी इंक्लूडेड था, GS प्लस एसे। अब इसका यही उद्देश्य था कि हर 10 दिन में एक ना एक टेस्ट था। तो मुझे क्योंकि पता था डिसिप्लिन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, तो शायद अगर टेस्ट हो तो मैं अपने आप को मजबूर कर पाऊंगी कि सिलेबस खत्म करूं और एक टेस्ट लिख दूं। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं जब टेस्ट लिखती थी एक तो ये रियलाइज हो कि अगर पढ़ूंगी तो जवाब ज़रूर दे पाऊंगी, बट दूसरी बात ये भी समझ आए कि आंसर राइटिंग में क्या चाहिए क्या नहीं, जो कि मेंस में बहुत ज़रूरी होता है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने GS पे काफ़ी ध्यान दिया और हर 10-15 दिन में एक टेस्ट लिखती थी। अब हाँ, इसमें एक ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत रिजिडली वो टेस्ट सीरीज़ के स्केड्यूल को फॉलो नहीं करती थी, अपने आप को थोड़ा लीवे भी देती थी कि अच्छा ये टॉपिक हुआ है तो ही देंगे वरना नहीं देंगे। हाँ, देती ज़रूर थी, बट थोड़ा डिविएशन भी चलता है। और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ आया कि मेरे को आंसर राइटिंग में जब मैंने 3-4 टेस्ट लिख लिए कि मेरे को स्ट्रक्चर, जो फ्लो जिसको कहते हैं वो सब ठीक है, बट कंटेंट में बहुत कमी है। तो फिर मैंने अपना ज़्यादा ध्यान कंटेंट पे देना शुरू किया, मैंने वैल्यू एडिशन पे थोड़ा ध्यान दिया, और इसके लिए मैंने एक चीज़ की, मैंने वही गूगल डॉक्यूमेंट पे एक डॉक्यूमेंट बनाई थी, फैक्ट्स एंड डेटा। ये और इसको मैं टॉपिक वाइज रखा था, GS 1, 2, 3, GS 4 में थोड़ी देर में आती हूँ। तो जो भी डेटा, फैक्ट्स, कुछ भी डायग्राम जिसको हम कहते हैं ना वैल्यू एडिशन, वो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट थी, तो मैं उसको रेगुलरली पढ़ती थी, और बाय द एंड फिर जो कहते हैं ना आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं कुछ चीज़ें, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली थी। तो जून से लेके दिसंबर तक GS पे काफ़ी ध्यान दिया। अगर पेपर बाय पेपर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो वही जो सेम किताबें सब पढ़ते मैंने वही पढ़ी। मेरा बस ध्यान ये था कि अगेन मैं बोलना चाहूँगी, नोट मेकिंग जो है मैंने सबके लिए नहीं की थी। अगर जैसे विजन IAS का वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, वो ऑलरेडी ब्रीफ है तो मैंने उस पर नोट्स नहीं बनाए, बट जैसे GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी है उसके मैंने नोट्स बनाए। तो वही आप कोई चीज़ इसलिए नहीं करिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, आप देखिए उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो GS 1, 2, 3 टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स हो गए, मैंने बनाए थे मेंस के पर्सपेक्टिव से, और दिसंबर तक वही क्या था। GS 4 मैंने एक्सक्लूसिवली 1 महीना दिया था। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है, पर मैंने खैर मेरे को लग रहा था कि ये पेपर स्कोरिंग पेपर है तो मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो GS 4 में मैंने क्या किया, जो सब करते हैं, सिलेबस वर्ड बाय वर्ड जाइए और आप डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ, मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कंपैशन के ऊपर, तो
सिर्फ एग्जाम्पल्स देने के बजाय मैंने सोचा कि मैं अपना इसमें कुछ नज़रिया लाऊं कि जैसे उसको एनालाइज कर लिया, या फिर कंपैशन इतना इम्पॉर्टेंट है ही क्यों आज के टाइम में, हम क्यों बात करते हैं लैक ऑफ कंपैशन की। तो सिर्फ जो कहते हैं ना एग्जाम्पल्स वो भी शायद इतना ज़रूरी नहीं, अगर आप अपनी कोई यूनिक पर्सपेक्टिव दे दें मेरे ख्याल से वो आपको हेल्प कर सकता है। तो जून से दिसंबर 2019 तक जीएस पे ध्यान था। अब ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो PSIR मेरा ऑप्शनल था और मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो खैर एक सेपरेट वीडियो PSIR की भी आएगी DKT पे। पर जो PSIR था मैंने अक्टूबर 2019 से लेके जनवरी 2020 तक किया, और फिर कोविड की वजह से जब एग्ज़ाम आगे बढ़ गया तो वहाँ पे मैंने अप्रैल और मई 2020 में भी ऑप्शनल पे काफ़ी ध्यान दिया था, और ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी एक अलग वीडियो में भी होगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि मैंने प्रीलिम्स की जो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है वो की थी, पर प्रीलिम्स के टेस्ट मैंने जनवरी से पहले नहीं दिए थे। जनवरी 2020 मैंने पहले मेंस पे फोकस किया था। और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मेरे हिसाब से तो यही है कि मोस्टली जो आपका कोर मटेरियल है वो सेम है दोनों प्रीलिम्स और मेंस का, फ़र्क ही है एप्लीकेशन में। प्रीलिम्स में आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के शायद वो कहाँ मिलते हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंस में ज़रूरी है कि उनको कैसे बचाया जा सके, उनका हम कैसे आगे उनका एंडेंजर्ड स्पीशी का जो स्टेटस है उसको रिवोक कर सकते हैं। तो वही साथ में तैयारी की, और जनवरी से प्रीलिम्स के टेस्ट लगाए थे बहुत सारे। मैं मार्केट जाती थी और टेस्ट खरीद लेती थी। हाँ, यहाँ एक चीज़ कहूँगी कि पहली बात तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट मतलब मैंने नहीं दिए थे, मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट के 10-10 टेस्ट उठाए थे, और ताकि मेरे को आदत ना पड़ जाए किसी एक इंस्टीट्यूट के पैटर्न की। तो ये मैंने जानबूझ के किया था। और दूसरा मैंने टोटल, बिकॉज खैर हमारा कोविड की वजह से हमें टाइम ज़्यादा मिल गया था, तो मैंने 80 से 90 टेस्ट किए होंगे, बट रैंडमली नहीं, मैं टेस्ट के नोट्स बनाती थी, और हर टेस्ट को मेरे पास एक गूगल एक्सेल शीट होती थी, मैं लिखती थी कि स्कोर कितना है, अटेम्प्ट कितना किया है, एक्यूरेसी क्या है। तो बाय द एंड फिर मेरे पास एक डेटाबेस था कि अच्छा मैं प्रीलिम्स में इतने ही अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो ये मेरे को लगता है मुझे मदद किया। अच्छा, थ्रू आउट जो ईयर था मेरा, जून से लेके अक्टूबर 2020 तक, मेरे पास एक टाइम टेबल था, और खैर सभी के पास एक स्केड्यूल तो होता ही है। तो जैसे लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे क्या, तो 6 से 8 घंटे तो मिनिमम था रोज़। बट इसमें एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जो टाइम टेबल था इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंड टू मी। मेरे पास एक एक्सेल शीट थी, और मैंने बताया मैं मेंस के टेस्ट देती थी, तो मान लीजिए 10 जुलाई को मेंस का टेस्ट है, तो मैंने लिख लिया टाइम टेबल में, और 1 से लेकर 9 जुलाई तक लिख देती थी पॉलिटी पढ़ना है हर दिन। अब जैसे मान लीजिए 2 जुलाई को मैंने सोचा पॉलिटी का ये इतना पोर्शन करना है 2 जुलाई को, बट मान लीजिए वो नहीं हो पाया, तो 2 जुलाई को मैं येलो कलर में भर देती थी, और जैसे 3-4 जुलाई को अच्छी पढ़ाई हुई तो उनको ग्रीन कलर में एक्सेल में वो सेल को फिल कर देती थी। तो बाय द एंड ऑफ इट, लाइक 1 महीना जब हुआ, तो मेरे पास एक कह सकते हैं कलरफुल रिप्रेजेंटेशन था कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट दे रही हूँ। इनफैक्ट जिन दिनों को मैं येलो या रेड करती थी, मैं लिखती भी थी रीज़न कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ उस दिन। तो जैसे ही वक्त बीतता गया मुझे समझ आते गया मैं किस दिन नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं किस वजह से नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे कब ब्रेक चाहिए होता है। जैसे मैंने नोटिस किया हर 8-9 दिन के बाद मेरा प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है, तो मुझे बाहर जाना है, या फिर कोई दोस्त घर आ गए। तो ये जो टाइम टेबल था, आई वाज वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मैं अपने आप से झूठ ना बोलूँ कि पढ़ भी पा रही हूँ या नहीं। जैसे जब बहुत हरे होते तो मुझे खुशी होती थी कि मैं पढ़ रही हूँ। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अपना टाइम टेबल बनाएं और इस पर स्टिक करने की भी कोशिश कीजिए। और जो ओवरऑल जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 तक जो एक फोकस करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज़रूरी है, तो ये खैर मैंने एक डिफरेंट वीडियो में भी इसकी बात की है, पर करंट अफेयर्स वही मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया था। पहले वेबसाइट खोली, फिर अखबार पढ़ा, और फिर मंथली मैगजीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो करंट अफेयर्स है, अब सब लोग वही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बट मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा उसको कंटेम्प्रेरी रखूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर NGT है न्यूज़ में, तो सिर्फ मेरे ख्याल से यही ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो NGT ने अभी क्या किया, इस महीने क्या किया, बट रादर जो वो उसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो गया, 2010 से लेके अब तक NGT ने क्या अचीव किया है, क्या फेलियर्स रहे हैं। अच्छा, NGT इज़ अ पार्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन द सेंस इट्स अ ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल्स की क्या भूमिका है, ट्राइब्यूनल्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, तो एक ब्रॉडर पिक्चर लेके करंट अफेयर्स से मैंने ध्यान दिया था। और ओवरऑल थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस, जब ऐसे मैं टॉक सुनती थी तो मुझे भी लगता था कि अरे कितना स्मूथ था, इनको तो कोई ये कितने डिसिप्लिन थे। पर मैं बता सकती हूँ ऐसे बहुत दिन थे जब
जब पढ़ाई करने का कोई मन नहीं था और लगता था क्या हो रहा है, बट वही था कि अब सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ करने को तो है नहीं। तो मैं यही कहूँगी आपका जो भी रीज़न है आप इस एग्ज़ाम में आए हैं उसको याद रखिए, बी डिसिप्लिन्ड एंड आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर विश्वास कीजिए और अच्छा ही होगा। तो मेरी तरफ से इतना ही एंड ऑल द वेरी बेस्ट, यूल डू वेल।